हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर, जो कि थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर है, इसके टॉप 40 एमसीक्यूज को करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये एमसीक्यूज आपके इस बार के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा इसकी होती है। तो कुल मिलाकर आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यूज बेस्ड, जिसमें कि ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, मैच द फॉलोइंग टाइप, इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा। और 10 क्वेश्चन में एटलीस्ट कम से कम भी तो 8 से 9 क्वेश्चन जो है वो आपको इस सेशन से देखने को मिल सकते हैं। मतलब इसी तरीके से इसी मिलता जुलता सेशन आपको देखने को, मतलब मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इस लेक्चर इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर जो है, इसका और भी एक लेक्चर मशीन 1 करके बना हुआ होगा, उसमें भी हम लोग 3-4 साल के एमसीक्यूज को करवाए हैं। तो वो भी अगर आप देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप 60, 70, 80 क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव का देख लेते हैं तो आप 20 मार्क्स के लिए आप मतलब सिक्योर हो जाते हैं कि 20 मार्क्स आपका डेफिनेटली आ ही जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग सबसे पहले 2024 में पूछे गए क्वेश्चन। 2024 में दो सेट का क्वेश्चन मेरे पास था, तो उन दोनों सेट को हम करवा रहे हैं। 2023 का जो एक साथ 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले वाले अगर आपको पीवाईक्यूज देखने हैं तो उससे पहले वाले एक दूसरे वीडियो में है, जिसमें कि आपको 2023, 2022, 2021 इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लैप बाइंडिंग इन डीसी मशीन इज सुटेबल फॉर। लैप बाइंडिंग हमारा डीसी मशीन में सुटेबल होता है किसके लिए? तो लैप बाइंडिंग हमारा सुटेबल होता है हाई करेंट एंड लो वोल्टेज के लिए। किसके लिए होता है? हाई करेंट एंड लो वोल्टेज, हाई करेंट एंड लो वोल्टेज। ठीक है। कहता है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ करेंट ट्रांसफार्मर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो मेन फंक्शन हमारा होता है, प्राइमरी फंक्शन जो हमारा होता है करेंट ट्रांसफार्मर का, वो क्या होता है? तो करेंट ट्रांसफार्मर का हम लोग उपयोग करते हैं करेंट के हायर वैल्यू को मेजर करने के लिए। मतलब क्या होगा कि सीटी को हम लोग लगाते हैं, जिससे कि हमारा जो है वो हायर करेंट का जो वैल्यू है, जो हमारा बसबार का या फिर जो हमारा मेन कंडक्टर होता है, उसमें जो हमारा करंट का वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है। तो उसको मेजर करने के लिए उसके वैल्यू को हमको कम करना होता है, ताकि हम उसको मल्टीमीटर के थ्रू मेजर कर सकें। तो इस वजह से हम लोग सीटी लगाते हैं। तो किस लिए लगाते हैं? टू मेजर हाई करेंट वैल्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। कहता है टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग प्रेजेंट इन ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में कुल मिलाकर कितना बाइंडिंग होता है? तो एक ही बाइंडिंग होता है, जो कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरफ वर्क करता है। तो इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर 1। कहता है ए 3 पॉइंट स्टार्टर इज नॉट नेसेसरी फॉर द सेफ स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर। तो ये तो गलत बात बोल रहा है। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर सारा का यूज करते हैं और सारा हमारा सही होता है। तो ये कह रहा है कि नेसेसरी नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग टाइप का आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? तो कहता है हमारा यहाँ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू स्टेप डाउन वोल्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमारा वोल्टेज का स्टेप डाउन होता है, तो ए का हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ये तो हमारा मैच कर गया। अब हम लोग करते हैं बी का बात। कहता है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर के लिए कह रहा है रिड्यूस एनर्जी लॉसेस विथ लो कोर लॉस, टाइपिकली यूज्ड इन एनर्जी एफिशिएंट एप्लीकेशन। नहीं, ये जो हमारा होता है एमॉर्फस कोर ट्रांसफार्मर का केस होता है। एमॉर्फस कोर ट्रांसफार्मर का हम लोग उपयोग करते हैं, इसलिए ही करते हैं ताकि उसमें हमारा कोर लॉस कम हो और ये हमारा एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा हो। तो हमारा सी का जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2। जब हमारा ए का 1, सी का 2 हो गया, तो बी का हमारा जाहिर सी बात है 3 ही होगा। अब पढ़ लेते हैं 3 में क्या है पावर ट्रांसफार्मर के लिए। कहता है यूज्ड इन ट्रांसमिशन नेटवर्क फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन वोल्टेज। तो पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग यही होता है कि हम इससे वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एफ में। कहता है इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी बाइंडिंग अफेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। कहता है कि ईएमएफ इक्वेशन जो हमारा ट्रांसफार्मर का होता है, उसमें हमारा नंबर ऑफ टर्न जो होता है प्राइमरी बाइंडिंग का, वो हमारा ईएमएफ को इंड्यूस ईएमएफ के वैल्यू में इफेक्ट लाता है। तो जाहिर सी बात है लाता ही है, क्योंकि उसमें हमारा ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है P5ZN/60A इस तरीके से हमारा होता है। तो ZN वहाँ पर हमारा जो है वो बाइंडिंग को रिप्रेजेंट करता है,
जेड नंबर ऑफ कंडक्टर, कितना बाइंडिंग, जितना बाइंडिंग रहेगा उस अकॉर्डिंग हमारा उसका टर्न होता है, उस अकॉर्डिंग हमारा उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर होता है। तो ये बात हमारा सही है। कहता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर यूज टू स्टेप डाउन हायर वोल्टेज टू लोअर मिजरेबल वैल्यू। कहता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का हम लोग अभी ऊपर में ही देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मतलब पीटी का रहा है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर यूज टू स्टेप डाउन हायर वोल्टेज टू लोअर टू मेजर वैल्यू, एकदम सही है। सीटी और पीटी दोनों का यूज करते हैं हम लोग जनरली मेजरमेंट के लिए ही। सीटी जो हमारा है वो हायर करंट के वैल्यू को लोअर कर देता है जिससे हम उसको मेजर कर देते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हायर वोल्टेज को वो लोअर वोल्टेज में कर देता है। तो ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज, डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? तो डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है, इसी वजह से इसको जो हम लोग है वो लोकोमोटिव में यूज करते हैं। नेक्स्ट, द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी मशीन इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस। आर्मेचर कोर जो हमारा होता है डीसी मशीन का, उसको हम लोग लेमिनेट करते हैं। तो किस लिए हम लोग उसको लेमिनेट करते हैं? तो वो हम लोग करते हैं ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए करते हैं। कहता है द स्कॉट कनेक्शन इज यूज टू कन्वर्ट। स्कॉट कनेक्शन का उपयोग क्या होता है? तो ये हमारा जो है वो थ्री फेज, कौन से पावर को? थ्री फेज पावर को टू फेज पावर में कन्वर्ट करता है। हाँ टू फेज, हाँ टू तो लिखा हुआ है, टू फेज, ठीक है। तो ये हमारा एक साल का क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 2024 के सेकेंड जो दूसरा पेपर था उसके लिए। इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है मैच द फॉलोइंग। तो कहता है कूलिंग इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कूलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, किस लिए करते हैं? तो करा ए मेथड टू कन्वर्ट थ्री फेज पावर टू टू फेज पावर। तो ये तो नहीं है, ये तो हमारा किसका है? स्कॉट कनेक्शन का है। तो यहाँ हो जाएगा क्या? तो यहाँ हो जाएगा बी का हमारा फर्स्ट, ठीक है। फिर हमारा कहता है नेसेसरी फॉर लोड शेयरिंग एंड रिलायबिलिटी इन पावर सिस्टम। तो ये हमारा किसके लिए होता है? ये हमारा पैरेलल ऑपरेशन के लिए होता है। पैरेलल ऑपरेशन में क्या होता है? यही इसीलिए तो हम इसको यूज करते हैं कि जब हमारे पास लोड जाता होता है तो लोड को चलाने के लिए और पावर सिस्टम को रिलायबिलिटी मतलब कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए हम लोग जो है वो ट्रांसफार्मर को पैरेलली ऑपरेट करते हैं ताकि हमारा लोड जो है वो फुलफिल हो जाए और मतलब जिस तरीके का लोड है उसके अकॉर्डिंग वो हमारा कनेक्शन बन जाता है। तो अब जब ये बी हमारा फर्स्ट हो गया, सी हमारा टू हो गया, तो ए हमारा थ्री होगा। तो कूलिंग इन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इंड्यूस मेथड लाइक एयर वायर एंड फोर्स कूलिंग। कूलिंग में यही यूज करते हैं, एयर के थ्रू हम लोग कूल करते हैं, वायर के थ्रू कूल करते हैं या फोर्स कूलिंग हम लोग करते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। कहता है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टर रोटेटिंग इन बाइपोलर फील्ड इज। कहता है एक ईएमएफ इंड्यूस होता है कंडक्टर रोटेटिंग कंडक्टर में इन बाइपोलर फील्ड इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग डीसी कहते हैं, उसको हम लोग एसी कहते हैं, या उसको डीसी और ईसी दोनों कहते हैं। तो यहाँ पर जो इंडक्शन हमारा होता है रोटेटिंग कंडक्टर में वो हमारा एसी होता है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी। यहाँ पर हम चाहे तो आपको लिख भी देते हैं एसी, ठीक है। कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिजाइन फॉर मिनिमम कोर लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो डिजाइन होता है इस तरीके से हम उसको डिजाइन करते हैं कि उससे हमारा कोर लॉस कम से कम हो। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारा है? तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है द इंटरपोल इन एयर गैप। इंटरपोल जो हमारा एयर गैप में होता है वो कैसा होता है? लार्जर होता है, स्मॉलर होता है, या हमारा मीडियम होता है? तो वो हमारा स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन अंडर द फील्ड पोल इन डीसी मशीन। डीसी मशीन के जो फील्ड पोल है उसके एयर गैप से हमारा इसका इंटरपोल का एयर गैप कम होता है। द इंटरपोल एयर गैप इज स्मॉलर देन अंडर द फील्ड पोल इन डीसी मशीन। कहता है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी डिटरमाइंड बाई। जो मोटर का डायरेक्शन हम लोग जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? तो वो हम लोग करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको दो चीज़ पूछता है, एक तो हमारा डीसी मोटर हो गया तो इसके लिए तो लेफ्ट हैंड रूल होता है, और जनरेटर अगर पूछता है तो उसमें राइट हैंड रूल होता है। तो बस एक चीज़ अगर आप दिमाग में रखते हैं तो गाँव में आप लोग देखते होंगे जनरेटर को चालू हम लोग करते हैं तो हम लोग बामा हाथ से उसको चालू नहीं करते हैं, उसको हम कौन सा हाथ से चालू करते हैं? तो दाहिना हाथ से जनरली चालू करते हैं। हैंडल को लगाकर जनरेटर के जो डीजल होता है उसको हम लोग जब चालू करते हैं तो हम लोग उसको राइट हैंड के थ्रू चालू करते हैं। तो हमारा जनरेटर को चालू करने के लिए राइट हैंड का आवश्यकता पड़ता है। तो इसीलिए अगर डायरेक्शन के अगर इस तरीके से आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि अगर जब भी हमको पूछे कि जनरेटर के केस में हमारा कौन सा हैंड रूल काम करता है फ्लेमिंग का, तो वो हमारा क्या होगा? जनरेटर को हमको राइट हैंड से ऑपरेट करते हैं तो इसलिए इसका हमारा राइट आंसर होगा राइट हैंड रूल जनरेटर के केस में। मोटर जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा।
कहता था मैग्नेटाइजिंग करंट इन ट्रांसफार्मर इज रिच इन, मैग्नेटाइजिंग करंट जो हमारा होता है ट्रांसफार्मर में, उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, तो वो हमारा होता है थर्ड हार्मोनिक्स। क्या होता है, वो हमारा होता है थर्ड हार्मोनिक्स। ठीक है, बहुत अच्छा। कहता है ऑटो ट्रांसफार्मर यूजेज सेपरेट बाइंडिंग फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट। कहता है ऑटो ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो सेपरेट बाइंडिंग यूज करता है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, अलग अलग बाइंडिंग यूज करता है, तो गलत बात है। अभी जस्ट पीछे भी बताए थे कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा जो होता है वो उसमें सिंगल बाइंडिंग होता है और एक ही बाइंडिंग हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरफ वर्क करता है। अब हमारा कर रहा है क्वेश्चन नंबर एच, क्या कर रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी रिवर्स। अगर हमको डीसी मोटर के डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो उसके लिए आप लोग क्या पढ़े थे कि या तो हम लोग जो है वो आर्मेचर के फील्ड को चेंज कर दे या फिर हम लोग कनेक्शन को चेंज कर दे, दोनों चीज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ बोथ आर्मेचर एंड फील्ड बाइंडिंग, बोथ नहीं आइदर, किसी एक को। कहता बाई रिड्यूसिंग द फील्ड फ्लक्स बाई रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ आइदर आर्मेचर और फील्ड बाइंडिंग कनेक्शन विद द सप्लाई, या फिर बाई एडिंग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इन दी, नहीं तो ये होगा बाई रिवर्सिंग द कनेक्शन, देखिए हम अंडरलाइन कर देते हैं, बाई द रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ आइदर आर्मेचर और फील्ड बाइंडिंग कनेक्शन विथ द सप्लाई। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ को चेंज करेंगे तो हमारा मोटर के रोटेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड वेयर स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। डीसी सीरीज मोटर का हम लोग उपयोग करते हैं कहाँ पर, जहाँ पर कि हायर स्टार्टिंग टॉर्क का हमको जनरली रिक्वायरमेंट होता है। कहता है एमॉर्फस कोर ट्रांसफार्मर आर नोन फॉर देयर हाई कोर लॉस, गलत बात है। अभी जस्ट पीछे पढ़ाए थे कि हम लोग एमॉर्फस कोर ट्रांसफार्मर यूज इसलिए करते हैं ताकि उसमें हमारा कोर लॉस कम से कम हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा 2024 का दोनों पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं 2025 में 2023 में 2023 में हमारा जो है वो 20 क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी भी वैसा ही है, ऑप्शन अभी भी दे रहा है। पहले सिस्टमेटिक वे में दिखता था, अब जो है वो कॉलम के साथ अंदर में सारा कुछ ऑप्शन डाल देता है। कहता है कि फील्ड बाइंडिंग माउंटेड इन डीसी मशीन एट, कहता है फील्ड बाइंडिंग जो हम लोग डीसी मशीन में डालते हैं वो किस पर डालते हैं, स्टेटर पर डालते हैं, रोटर पर डालते हैं या दोनों पर डालते हैं, तो फील्ड बाइंडिंग हमारा स्टेटर पे होता है डीसी मशीन के केस में। ठीक है, स्पार्किंग एट कम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन में रिजल्ट इन, अगर हमारा कम्यूटेटर के पास स्पार्किंग होता है डीसी मशीन में तो उसके कारण क्या हो सकता है, तो पहला हमारा कह रहा है डैमेज द कम्यूटेटर सेगमेंट, स्पार्किंग होगा तो डैमेज हो जाएगा कम्यूटेटर, ये भी हमारा सही है। इंक्रीज पावर कंजम्पशन, क्योंकि वहाँ पर स्पार्किंग हो रहा है मतलब एक तरीके से क्या है, पावर लॉस ही हो रहा है, क्योंकि I2RT के थ्रू हमारा वहाँ पर पावर लॉस हो जाएगा, तो इंक्रीज पावर कंजम्पशन, तो पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। डैमेज कम्यूटेटर इंसुलेशन, कम्यूटेटर में जो हमारा इंसुलेशन होता है हीटिंग के कारण वो भी डैमेज हो सकता है, तो इसका हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है इफ ईबी इज बैक EMF ऑफ डीसी मोटर एंड वी इज द टर्मिनल वोल्टेज देन द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर का कंडीशन हमारा क्या होता है, तो मैक्सिमम पावर के लिए हम लोग पढ़े हैं जनरली, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है EB बराबर V/2, ये फार्मूला ही होता है, तो इसमें तो कुछ बताना ही नहीं, डायरेक्ट याद ही होगा। बैक EMF बराबर हमारा होता है वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है अपॉन में 2 होता है, या टर्मिनल वोल्टेज अपॉन में 2। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया है, कहता है द करेंट ड्रॉन बाई 120 वोल्ट डीसी मोटर विथ बैक EMF 110 वोल्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस जो आपका दिया हुआ है वो हमारा 0.4 ओम है, तो करंट क्या होगा। ठीक है, तो कितना करंट वो ड्रॉन कर रहा होगा, तो आई करंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ देखिए कहाँ गया, देखिए यहाँ पर हम लोग करंट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं क्या, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं टर्मिनल वोल्टेज 120 अपॉन में बैक EMF हमारा 110 अपॉन में रेजिस्टेंस, मतलब ओवरऑल क्या हुआ, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस बराबर करंट होता है, बस वही चीज़ कर दिए, अपॉन में 0.4, तो ये वैल्यू हमारा आएगा कितना, तो ये वैल्यू हमारा आएगा 10 अपॉन में 0.4, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा, ये 0 ऊपर जाएगा तो 25 टाइम में ये कट जाएगा, तो 25 एम्पियर। ठीक है, आई थिंक समझ रहे होंगे। कहता है कि इज सुटेबल फॉर स्पीड कंट्रोल बिलो एंड एबव द नॉर्मल रेटेड स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर, कहता है कि इस सारे जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो वेस्ट माना जाता है वो हमको देखना है। ठीक है,
तो कह रहा है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, पहला है कि फ्लक्स कंट्रोल मेथड इज सुटेबल फॉर स्पीड कंट्रोल बिलो एंड एबव द नॉर्मल रेटेड स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर के जो स्पीड कंट्रोल के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, जनरली हमसे यही पूछ रहा है। तो वो हमारा फ्लक्स कंट्रोल मेथड भी होता है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी होता है, रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड भी होता है। तो इसमें हमारा ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। कहता है डीसी शंट मोटर, एक मिनट, हाँ चलिए, कह रहा है डीसी शंट मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, डीसी शंट मोटर को हम लोग और क्या कहते हैं, तो डीसी शंट मोटर को हम लोग कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन डीसी मशीन कैन बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय यूजिंग। कहता है आर्मेचर इफेक्ट जो हमारा होता है डीसी मशीन में, उसको हम लोग कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं। तो कह रहा है वनली कंपनसेटिंग बाइंडिंग के थ्रू, या वनली इंटरपोल्स के थ्रू, या दोनों के थ्रू। तो ये हम लोग दोनों के थ्रू कर सकते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन द बेस्ट सूटेड मटेरियल इज, कह रहा है कि आर्मेचर जो डीसी मशीन का आर्मेचर होता है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल हमारे लिए क्या होता है, तो वो हमारा सिलिकॉन स्टील होता है। क्योंकि इससे जो हमारा, जब उसमें हम सिलिकॉन मिला देते हैं तो हमारा क्या होता है, तो इसमें हमारा कोर लॉसेस थोड़ा कम जाता है और फ्लक्स लिंकेज थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है वो सिलिकॉन स्टील का जनरली यूज करते हैं। ठीक है, द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमारा जो होता है वो किस टर्म में होता है, तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमारा जो होता है वो केवीए में होता है। किस में होता है, किलो वोल्ट एम्पियर में होता है। इन द ट्रांसफार्मर द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इज टू, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का काम क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर में हमारा कंजर्वेटर का काम क्या होता है कि ये हमारा प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफार्मर को जब हमारा वाइल एक्सपैंड करता है, जब हमारा वाइंडिंग गर्म होता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है वाइल भी गर्म होता है। जब वाइल गर्म होगा, तेल गर्म होगा, तो वो एक्सपैंड करता है। जब वो एक्सपैंड करता है तो जो हमारा मेन टैंक का वाइल होता है वो जाकर कंजर्वेटर में जमा हो जाता है या फिर हमारा उसमें स्टोर हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि हमारा टैंक में प्रेशर कम जाता है, जिससे हमारा जो है वो ट्रांसफार्मर डैमेज होने से बच जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। कहता है द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम अंडर, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होता है, तो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम हमारा कब होगा, जब हमारा आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाए, तब उसी केस में हमारा जो है वो ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको मिलता है। ये सब तो डायरेक्ट याद ही होगा आपको, फार्मूला बेस्ड ये सब क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ ब्रीदर इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का मेन काम क्या होता है, तो ब्रीदर का मेन काम होता है कि वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है। ब्रीदर हमारा क्या करता है, उसमें सिलिका जेल भरे हुए होते हैं। इसका नॉर्मली कलर हमारा ब्लू होता है जब ये गुड कंडीशन में होता है, लेकिन जब ये ऑब्जर्व कर लेता है एयर को या मॉइस्चर को, तब उस केस में ये हमारा पिंक कलर का हो जाता है। जब पिंक कलर का हो जाता है तो उसको हमको चेंज करना होता है, बदलना होता है। तो मेन काम ब्रीदर का ये होता है कि एटमॉस्फेयर में जो भी ह्यूमिडिटी है एयर में, वो एयर जब मतलब ट्रांसफार्मर को एयर की ज़रूरत होती है, जब वो एयर को सक करता है तब उस केस में उसमें किसी भी तरीके का मॉइस्चर ना चला जाए, जिससे हमारा ऑयल का जो वैल्यू है वो हमारा ख़राब ना हो जाए या ऑयल हमारा डिटोरिएट ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग ब्रीदर का उपयोग करते हैं। तो ये जनरली हमारा क्या करता है, तो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है कि डिटरमाइन दी आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं, तो आयरन लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है वो ओपन सर्किट टेस्ट का उपयोग करते हैं, और कॉपर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा ये सब चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कहता है इन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर द एंगल बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव कोर, 2 कंजिक्यूटिव कोर के बीच का एंगल क्या होता है, तो 2 कंजिक्यूटिव कोर के बीच का एंगल हमारा 120 डिग्री होता है। कहता है फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर विच कनेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। कहता है इसमें से कौन सा कनेक्शन हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, तो वो हम लोग जो है वो स्टार डेल्टा का जनरली हम लोग उपयोग नहीं करते। स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार, इसका हम लोग उपयोग नहीं करते। बाकी डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार, स्टार मतलब डेल्टा डेल्टा, ये हमारा देखिए स्टार स्टार, स्टार स्टार का उपयोग करते हैं, डेल्टा डेल्टा का उपयोग करते हैं, स्टार स्टार डेल्टा का उपयोग मतलब स्टार स्टार का उपयोग करते हैं। स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार का उपयोग हम लोग जनरली नहीं करते हैं पैरेलल ऑपरेशन में। बाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज
बाइंडिंग ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है? तो बाइंडिंग ट्रांसफार्मर हमारा बिल्डिंग है, बाइंडिंग नहीं, सॉरी बिल्डिंग ट्रांसफार्मर हमारा कर रहा है। तो बिल्डिंग ट्रांसफार्मर में हमको क्या चाहिए? तो बिल्डिंग ट्रांसफार्मर में हमको हायर करेंट चाहिए। तो हायर करेंट के केस में हमारा क्या होगा कि जब हमारा वोल्टेज कम होगा तभी तो हमारा करंट ज़्यादा होगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। लॉजिकल चीज़ है, क्योंकि बिल्डिंग ट्रांसफार्मर हमारा जनरली काम करेगा हीटिंग इफेक्ट पर, और हीटिंग इफेक्ट के लिए हमारा करंट का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम लोग वोल्टेज को कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पावर को मेंटेन करने के लिए हमारा करंट बढ़ जाएगा। तो उस केस में हम लोग स्टेप डाउन अगर करते हैं तो करंट बढ़ जाएगा, और हमें करंट ज़्यादा की ज़रूरत थी बिल्डिंग के लिए, तो इसलिए वहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16-17 में। कहता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन एसी सर्किट फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ, किसके रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं? तो ये तीनों, चाहे वो हमारा अमीटर हो, वोल्ट मीटर हो या वाट मीटर हो, तीनों के लिए हम लोग जो है वो उसके रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कहता है कनेक्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स, कनेक्शन इन ट्रांसफार्मर इज बेस्ट सूटेड फॉर 3 फेज 4 वायर सर्विस। कहता है इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर जो है वो बेस्ट माना जाता है 3 फेज 4 वायर के लिए? तो वो हमारा होता है कौन सा? तो वो हमारा होता है स्टार स्टार ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टार स्टार कनेक्शन जो होता है ट्रांसफार्मर का, वो हमारा 3 फेज 4 वायर के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि स्टार से हम लोग ईजिली हम लोग जो है वो एक न्यूट्रल वायर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 19 की ओर। तो कहता है ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद। कहता है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है, उसको हमको अगर पैरेलली कनेक्ट करना है तो वो कौन से कन्फिग्रेशन में उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं? तो वो हमारा कन्फिग्रेशन होगा, अगर ये डेल्टा डेल्टा है तो हमारा दूसरा जो होगा वो स्टार स्टार होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा कहता है कनेक्शन इन 3 फेज ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर दी सबस्टेशन एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सबस्टेशन एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा 3 फेज कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर के केस में, वो हमारा कौन सा कनेक्शन होता है? तो वो हमारा डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है। तो ये सब याद ही रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपको पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल ये हमारा आज का सेशन था। आई थिंक इस सेशन में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। रही बात मैराथन की, तो मैराथन हम ऑलरेडी आपको सब्जेक्टिव का करवाए हुए हैं। अगर एक बार आप सर्च करते हैं तो पहले जो सब्जेक्टिव का मैराथन कराए हैं वही सारे टॉपिक, वही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी भी पूछेंगे। तो मैराथन को वो आप लोग एक बार फॉलो अप कर लीजिए, क्योंकि अभी हम आउटर लोकेशन पे हैं तो यहाँ पर से लाइव क्लास लेना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नहीं तो हम फिर से आपको रिवीजन करवा देते, लेकिन फिर भी अगर कुछ हमको लगेगा कि उस मैराथन में कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो वो टॉपिक को आपको यूट्यूब पर हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर पूरा सेटअप ढंग का नहीं है, इस वजह से आपको मेरे जो वीडियो भी बन रहा है उसमें आपको मेरा इमेज नहीं दिखता होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर सेटअप नहीं होने के कारण, क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन है, कहीं बाहर आए हुए हैं, इस वजह से आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।